3 में अपन बात करते हैं फजान रूल की। फजान रूल को पोलराइजेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो कैटायन वाला होता है ना, प्लस वाला, वो माइनस वाले की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसके चारों तरफ, उसकी शेप को बिगाड़ देगा, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। ये इसके ऊपर रिएक्शन करके, इसके ऊपर अटैक करके एक तरीके से प्लस माइनस चार्ज को डिस्टॉर्ट कर देगा, इसकी शेप को बिगाड़ देगा। ठीक है। और जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि जितना इसका साइज़ छोटा होगा, उतना ज़्यादा इसके शेप को ये बिगाड़ेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। और इसका साइज़ जितना बड़ा होगा वो उतना तेज़ी से अपना शेप चेंज कर लेगा। ठीक है। तो ये पोलराइजेशन कहलाता है। ये जो प्रोसेस है पोलराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटायन कैन डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टेंडेंसी ऑफ कैटायन। इसी के अंदर है टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन। एनायन की क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देना इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर। वो क्या कहलाएगा? कैटायन की पोलराइजिंग पावर। ठीक है। और दूसरा जो टेंडेंसी ऑफ एनायन, एनायन की टेंडेंसी टू अंडरगो डिस्टॉर्शन। एनायन खुद की शेप को कितनी तेजी से बिगाड़ता है, वो कहलाएगा पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जितनी ज़्यादा होंगी ना, यानी कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन की एनायन वाले क्लाउड को बिगाड़ने की ताकत, वो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन है। और एनायन के खुद की शेप को बिगाड़ने वाली जो पावर है वो पोलराइजिबिलिटी है। तो दोनों जब बहुत ज़्यादा होंगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर अपने आप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे सीधा सीधा ये समझ में आया फजान रूल में कि जितना ज़्यादा लार्ज एनायन होगा, साइज़ बड़ा होगा एनायन का, और स्मॉल कैटायन होगा, तो अपन क्या करेंगे? लार्ज एनायन स्मॉल कैटायन इज मोर कोवेलेंट। ये याद रखना, लार्ज एनायन स्मॉल कैटायन इज मोर कोवेलेंट। ठीक है। छोटा कैटायन मोटा एनायन इज मोर कोवेलेंट, ऐसे याद रख लेना। ठीक है। फजान रूल बस इतना सा ही है। अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें तो अपन ने पढ़ा है कि साइज़ अगर कैटायन का छोटा होगा, क्योंकि पीछे वाला जो एनायन है इन सब में सेम है, क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन। अब अपन को बात किससे करनी है? एनायन से, सॉरी कैटायन से। आगे वाला हिस्सा कैटायन होता है, प्लस वाला। कैटायन जो होता है उसको अपन को पता है, अपन को ये लाइन पता है, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ कैसा होता है? इंक्रीज होता है। तो Li प्लस, Na प्लस, K प्लस और Rb प्लस, इन सब का साइज़ भी इंक्रीज होगा। तो सबसे जो छोटा साइज़ जिसका होगा ना, वहीं कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि अपन ने देखा था कैटायन जो होता है प्लस वाला होता है, एनायन जो होता है माइनस वाला होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना अपन को, कोवेलेंट कैरेक्टर तब ज़्यादा होंगे जब कैटायन का साइज़ तो छोटा हो और एनायन का साइज़ बड़ा हो। यही फजान रूल है। तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर अपन को कैलकुलेट करने हैं। तो Li वाला जो प्लस वाला ही सबसे छोटे साइज़ का है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। और ये Na प्लस, फिर उसके बाद K, फिर Rb। तो ये ऑर्डर बन जाएगा बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर का। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है आपके पास LiF, LiCl, LiBr, Li। तो आगे वाले जो कैटायन है वो तो कैसे हैं इसमें? सिमिलर। पीछे वाले जो एनायन है वो डिफरेंट है। तो अपन को पता है ये वाली लाइन, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। तो ये लाइन अपन को पता है, इसमें भी अप टू डाउन जाओगे तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। एनायन ये सब नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव -1 चार्ज होता है। तो नेगेटिव वाले जो एनायन है इन सब के अपन ने क्या देखा था? एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज। तब जाके कोवेलेंट कैरेक्टर। यहाँ भी अपन को कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। तो क्या ऑर्डर होगा बेटा यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा अपने पास, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ होगा? आई के पास, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है। तो माइनस वाले में तो बड़ा साइज होना चाहिए और प्लस वाले में छोटा, तब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें देखो, अब याद रखना एक चीज़, जब भी प्लस चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज स्मॉल होगा, साइज कम होता जाएगा। और एक और बात ध्यान रखना, जब माइनस चार्ज इंक्रीज होता है ना तो साइज बढ़ता जाएगा रिपल्शन की वजह से। ठीक है। अब ये बात बहुत दिमाग में रखना अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, Na तो +1 चार्ज में है, मैग्नीशियम +2 चार्ज में है और एल्यूमिनियम +3 चार्ज में है। तो चार्ज प्लस वाला बढ़ता जा रहा है ना, प्लस वाला चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना साइज़ छोटा होगा। और साइज़ कैटायन का जितना छोटा होता जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज़्यादा होते जाएंगे। तो यहाँ भी अपन को कोवेलेंट कैरेक्टर ही बताने हैं। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा कहाँ होंगे? एल्यूमिनियम के पास, उसके पास प्लस चार्ज बहुत ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम के पास, उसके बाद सोडियम के पास। ठीक है। इस तरीके से। नेक्स्ट ये वाला जो एग्जांपल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें ना Na+ जो होता है, Na+ के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा।
यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। और जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है उसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो किसको लेके आ रहा है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जो दूसरा वाला अपने पास Cu+, ये 29 नंबर पे आता है और इसके पास आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट नहीं 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। तो तुमको ये बात ध्यान रखनी है, जहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे ना, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्यूडो। स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, झूठा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और याद रखना जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और जिसके पास क्या होगा, देखो अब यहाँ पे चार्ज तो दोनों के पास सेम है, +1 और यहाँ भी +1, ठीक है। पर यहाँ पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों में यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे साइज़ कैसा हो जाएगा, छोटा। तो छोटा साइज़ किसका है? कॉपर का। कॉपर का साइज़ छोटा है सोडियम से। छोटा साइज़ होने की वजह से इसके कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? ज़्यादा। याद रखना है, कॉपर का साइज़ छोटा होता है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ भी कोवेलेंट कैरेक्टर ही चेक करना था, ठीक है। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेना, 18 इलेक्ट्रॉन वाले को सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और इसी का ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे अपन को ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किसका ज़्यादा होगा? जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जब आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे ना तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, जब भी आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट के। कोवेलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। कोवेलेंट कैरेक्टर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट एक और अपने पास है इस तरीके से, सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी? जब आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर जब भी ज़्यादा होंगे तो प्लस और माइनस आयन जल्दी से बन जाएंगे। तो प्लस माइनस आयन जल्दी से ब्रेक होंगे तो ईजिली डिजोल्व हो जाएंगे ना सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट के अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर जब भी आते हैं तो नॉन पोलर कंडीशन आती है, यानी कि प्लस माइनस चार्ज जनरेट नहीं होते हैं, तो ये वाला कम हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा भी है, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं तो आयोनिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे और सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बेटा दो टाइप की होती है, सिग्मा बॉन्डिंग जिसको इस साइन से शो करते हैं सिग्मा, और पाई बॉन्डिंग जिसको इस साइन से शो करते हैं। दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कैसे होता है? दिस बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं जिससे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ओवरलैपिंग जोन का जनरेशन होता है, ठीक है। तो कैसे होगा ये सब देखो। यहाँ ऑर्बिटल है DSP यानी कि SPD जो ऑर्बिटल है, S की शेप होती है स्फेरिकल, P की होती है डम्बल और D की होती है डबल डम्बल। ये शेप तो अपन को ध्यान होनी ही चाहिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, फॉर्म ड्यू टू द हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, बिल्कुल सामने से ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड, और उसमें ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे एक ही ओवरलैपिंग जोन होता है, एक ही ओवरलैपिंग जोन होता है और बहुत ही ज़्यादा ओवरलैपिंग की वजह से स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। और एक ही यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे होगी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन एक ही होगा, एक ही ओवरलैपिंग जोन है। S और S ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे हमेशा इस तरीके से, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए तो बीच में जो जोन बना है उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन और बहुत स्टेबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसी तरीके से एक S और एक P भी आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, एक S और एक P आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ओवरलैप करके जो बीच में जोन बनेगा उस जोन को क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग जोन, इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग जोन, ठीक है। और ये बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है सिग्मा वाला। नेक्स्ट ऐसे इसी तरीके से P और P भी आपस में क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं। P ऑर्बिटल आपस में लिंक करके एक ओवरलैपिंग जोन यहाँ पे जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड के एग्जांपल अपन ने बताया। अब यहाँ से बेटा स्टार्ट हो गया पाई बॉन्ड।
पाई बॉन्ड कैसा होता है, लेस स्टेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड से थोड़ा कम स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही रिएक्टिव बॉन्ड होता है, किसी से भी इजीली रिएक्शन कर सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं फॉर्म्ड बाय, ये कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल या साइड वाइज, जैसे अभी अपन ने हेड टू हेड ओवरलैपिंग कराई थी, अब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग से होता है। जैसे पी और डी ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं, पी डी एफ तीनों कर सकते हैं, पी डी और एफ, लेकिन एस ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है, एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कभी नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। पाई बॉन्ड हैव 2 ओवरलैपिंग जोन है, वहाँ पे देखो एक ओवरलैपिंग जोन था सिग्मा वाले में, पाई वाले में 2 ओवरलैपिंग जोन होंगे और दोनों ओवरलैपिंग बहुत कम कम करते हैं, जबकि वहाँ पे एक ही बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग करके बहुत स्टेबिलिटी जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा वाला, क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं होती, 2 जोन तो 2 होते हैं लेकिन ओवरलैपिंग कम होती है, ठीक है, जिससे कि ये वीक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कैसा होता है बेटा, पाई बॉन्ड वाला वीक होता है। और ये कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, एक पी और एक पी के साथ पहले हेड टू हेड लेके आए थे, अब साइड वाइज लेके आओ। साइड वाइज जैसे लाओगे तो ये इसका ऊपर वाला लोब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, नीचे वाला लोब नीचे वाले के साथ, दोनों इंटरेक्ट करके 2 ओवरलैपिंग जोन बनाएंगे। ये पाई बॉन्ड होता है जो वीक होता है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, एक एक्सिस के ऊपर की तरफ, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है, एक एक्सिस के ऊपर की तरफ और एक एक्सिस के नीचे की तरफ 2 क्लाउड बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर कोई एटम ए और ए के साथ अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। मतलब ये बात ध्यान रखनी है अपन को, जब तक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा ना तब तक पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, क्योंकि पहले सबसे पहले सिग्मा ही बनेगा, उसके ऊपर ही तो वीक बॉन्ड बनेगा, पहले मजबूत नींव रखी जाती है, उसके बाद ही तो बिल्डिंग तैयार होती है। तो उसी तरीके से सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक कार्बन का, कार्बन 6 नंबर पे आता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर इसको डिटेल से देखते हैं अपन तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p2। तो अगर इसके अपन ऑर्बिटल जनरेट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, एक एक करके, ठीक है, ठीक है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग है ना, एक एक करके अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। उसके बाद देखो अब यहाँ पे ना 2 बॉन्ड तो बन सकते हैं, अभी अपन ये जो कंडीशन देख रहे हैं उसमें 2 बॉन्ड बन सकते हैं इजीली, लेकिन ये पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन को 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, 4 कैसे बना रहा है ये, तो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, कार्बन जब इसके साथ कोई बॉन्डिंग करने आता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में स्टार लगा देते हैं ऊपर, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है आगे वाले ऑर्बिटल के अंदर जब ये एक्साइटेड होता है। तो यहाँ पे एक ही बचा और आगे भी कितने आ गए बेटा, 3 और आ गए। तो इस बार P के कितने ऑर्बिटल है, P के 3 ऑर्बिटल है और S का 1, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4। तो कार्बन अब 4 बॉन्ड इजीली बना सकता है। लेकिन जब स्टडी की गई आगे और ज़्यादा डिटेल में एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह मेथड से, तो ये जो मॉलिक्यूल था CH4, इसकी स्ट्रक्चर जब जनरेट की गई इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिली, और स्ट्रक्चर के बाद देखा गया कि इसका जो एंगल है 109 डिग्री और 28 मिनट्स निकल के आया, और सबके जो बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ थी, ये बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड की जो डिस्टेंस है इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, इनकी सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी देखने को मिली, सिमिलर देखने को मिली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बॉन्ड तो S से बना है और बाकी के 3 बॉन्ड किससे बने, P से, तो 3 भले सेम हो जाती लेकिन एक S वाली तो डिफरेंट होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पे चारों की चारों बॉन्ड लेंथ कैसी मिली, सेम मिली। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं ना जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है वो और शेप भी डिफरेंट होती है, जैसे S और P की शेप कैसी है, स्फेरिकल और डम्बल, और एनर्जी भी डिफरेंट है, तो ऐसे ऑर्बिटल आपस में मर्ज होकर नए ऑर्बिटल का जनरेशन करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं इनकी जो एनर्जी और शेप है वो दोनों सेम होती है, इनकी एनर्जी एंड शेप बोथ आर सेम, और दोनों सेम होने की वजह से ये इजीली बॉन्डिंग कर सकते हैं, इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो मेन हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या निकल के आई कि डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी शेप और एनर्जी दोनों कैसी होती है, सेम होती है, जिससे वो आसानी से बॉन्डिंग कर पाते हैं, ठीक है।